दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 10 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज की वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दूं कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। जी हां, इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून यानी कि आज लगेगा। जी हां, ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। यह खगोलीय घटना तब होती है जब सूर्य, चांद और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। जी हां, ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण की घटना को सीधे देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। जी हां, इतना ही नहीं, इससे सेहत पर भी कई प्रभाव पड़ते हैं। इस सूर्य ग्रहण को भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों में ही सूर्यास्त से कुछ समय पहले देखा जा सकेगा। जी हां, यह बिहार में नहीं दिखेगा। दोस्तों मोदी सरकार ने किसानों को राहत दी है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को बढ़ाने का फैसला किया है। यह केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी को अनुमति दे दी है। धान पर एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल के धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके साथ ही बाजार पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। दोस्तों बिहार के भोजपुर में मंगलवार को एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है। जी हां, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से जब दो बेटियों की शादी नहीं हो रही थी तो उनकी मां ने भिक्षा मांगकर कन्यादान किया, यानी कि भीख मांगकर कन्यादान किया। जी हां, गांव की इन दो बेटियों की शादी के लिए किसी ने पैसे से मदद की तो किसी ने खाद्य सामग्री दे दिया। इस तरह दो बेटियों की खुशी खुशी विदाई करके लोगों ने मिसाल पेश की है। यह मामला भोजपुर जिले के कोइलवर क्षेत्र के अंतर्गत कला पचरुखिया गांव का है, जहां एक बहुत ही गरीब परिवार के लोगों ने मदद की है। यह पचरुखा गांव के निवासी रामदेव महतो माल गुजारी का काम करते हैं। बेटियों की शादी के लिए होने वाले भारी भरकम खर्च को पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। यह रामदेव महतो के 6 बच्चे हैं, जिसमें से 5 लड़कियां ही हैं। यह एक लड़का है, वो भी मजदूरी ही करता है। यह रामदेव महतो ने पहले ही अपनी बड़ी बेटी रिंकू की शादी कर चुका था। इसके बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वह बाकी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था। उसने माल गुजारी पर 2 बीघा खेत लिया, जिसमें 1 बीघा में गेहूं और 1.25 बीघा में सरसों लगाया, पर माल गुजारी के लिए खेत में भी उसे नुकसान हो गया। जब बीते मंगलवार को राधिका और राजकुमारी की शादी हुई, इसके बाद भी अभी रामदेव को 2 बेटियां ज्योति और अंजलि की शादी करानी है। रामदेव की पत्नी संगमा महतो ने बताया कि उनकी दोनों बेटियों की शादी पैसों की वजह से नहीं हो रही थी, तो उनके बेटे ने बहनों की शादी के लिए अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने ये बात आरा में आरण्य देवी में स्थित एक पंडित से कहा, जिसके बाद वहां के भक्तों की मदद से यह शादी हो पा रही है। जी हां, वही भाई ओम प्रकाश ने बताया कि वह अपनी दोनों बहनों की शादी कर्ज लेकर कर रहा है। उसने कहा है कि घर की इज्जत की बात थी, इसीलिए वह अपनी किडनी बेचकर भी यह शादी करवाना चाहता था। जी हां, पर उसकी मां ने रोक दिया। जी हां, उसने कहा है कि किसी तरीके से भीख मांगकर बहनों की शादी करा रहे हैं। दोस्तों बिहार में एक तरफ जहां कोरोना ठंडा पड़ रहा है तो दूसरी तरफ सियासत तेज होने लगी है। जब बीते कुछ दिनों से राजनीतिक दल के कुछ नेताओं के बयान और ट्वीट को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुर बदले बदले से दिख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के कई बयान एनडीए के घटक दल के खिलाफ रहे हैं। इधर बुधवार को हम के यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बयान दिया और कहा कि बीजेपी के कुछ नेता अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। यह वे सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके विपक्ष को बोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे में हालात और खराब ना हो, इसके लिए एनडीए में समन्वय समिति बनाने की जरूरत है। यह बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने इशारों में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू है और उसी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। जो लोग समन्वय की बात कर रहे हैं वे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा करना चाहते हैं। बेहतर समन्वय के साथ जब सरकार चल रही है तो फिर इस प्रकार का भ्रम पैदा करने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे।
दोस्तों, मशहूर बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने अपनी टूटी हुई शादी की खबरों पर अब चुप्पी तोड़ी है। जहां उन्होंने इस बारे में आज अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है। नुसरत जहां ने लिखा है कि जब मेरी शादी ही मान्य नहीं है तो फिर तलाक की बात कहां से पैदा हो गई। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आगे लिखा है कि एक दूसरे देश की जमीन पर होने के कारण तुर्की मैरिज रेगुलेशन के अनुसार मेरी और निखिल की शादी अमान्य है। इसके अलावा यह अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच हुई शादी थी, जिसे कि इंडिया में इंटरफेयर मैरिज कहते हैं और उसे वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जब शादी ही मैटर नहीं करती तो फिर तलाक कैसे मैटर कर सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि हमारी शादी लीगल नहीं थी, बल्कि ये लिव इन रिलेशन या फिर रिलेशनशिप कहलाता है। ऐसे में अब डाइवर्स कैसे हो सकता है, यानी कि तलाक कैसे हो सकता है। नुसरत जहां ने आगे लिखा है कि हमारी शादी वैलिड नहीं थी, इसीलिए हम काफी दिनों पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के बीच डिस्कस नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2016 में नोटबंदी को लागू किया था। उस वक्त सरकार ने देश में चल रहे 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद कर दिया था। इसके बाद उनकी जगह पर 500 रुपए का नया नोट और पहली बार 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। सरकार ने कहा था कि उसका नोटबंदी का कदम बेईमानों को तबाह कर देगा। ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन हाल ही में रिजर्व बैंक के एक आदेश से जरूर पता चलता है कि मोदी सरकार नोटबंदी के दौरान बेईमानी करने वालों को पकड़ने के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्या किया है। तो आरबीआई ने देश के बैंकों को आदेश दिया है कि वे नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के समय में के सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखें। आरबीआई के अनुसार जांच एजेंसी नोटबंदी के दौरान के कई मामलों की जांच कर रही है। इनमें से कई मामले अभी भी अदालत में लंबित है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज बड़े काम के हैं। इससे अवैध गतिविधियों में शामिल रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। नोटबंदी के दौरान 15,41,000 करोड़ रुपए के 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट प्रचलन में थे। इनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के नोट वापस आ चुके हैं। ऐसे आरोप सामने आए हैं कि लोगों ने बैंकों से धांधली करके अपने ढेर 550 रुपए और 1000 रुपए के नोट नई करेंसी में बदल लिए थे। ये काम बेईमानों से किया गया है। इसी के चलते सरकार ढेर सारे लोगों को और कारोबारियों के खिलाफ जांच कर रही है। इसी जांच में सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अगर ये आरोप साबित हो गए तो फिर सरकार न सिर्फ बेईमानों को पकड़ने में कामयाब हो पाएगी, बल्कि हजारों करोड़ रुपए के टैक्स और पेनल्टी के रूप में भी मिलेगा। दोस्तों, बांका मदरसा मामले को लेकर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने जो बयान दिया है, उसके बाद अब जेडीयू पलटवार के मोड में आ गई है। जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने हरिभूषण ठाकुर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बलियावी ने कहा है कि जिन्हें मदरसा का इतिहास नहीं पता, वे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि बीजेपी के लोगों को चुनाव के समय मस्जिद और मदरसा नहीं दिखता, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो इसी तरीके की बेतुका बयानबाजी करते हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, वे भारत के इतिहास को क्या समझेंगे। दोस्तों, कोरोना काल में ट्रेनों की कमी के कारण मुसीबतों का सामना कर रहे बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 20 ट्रेनों के फेरों में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया है। ये ट्रेनें बिहार से मुंबई, गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश के कई स्टेशनों को जाएगी। यात्रियों की जरूरत और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर से इन ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने का ऐलान किया है। सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनल, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद आदि स्टेशनों से पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर, दानापुर सहित अन्य स्टेशनों के लिए वर्तमान में चलाई जा रही 20 स्पेशल ट्रेनों के फेरे में वृद्धि की गई है। सुहागन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत को लेकर बिहार के बाजार सज चुका है। और बड़ी संख्या में महिलाएं पर्व को लेकर खरीदारी करती दिखी। बिहार के विभिन्न बाजारों में पर्व को लेकर खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती दिखी। जरूरत है भागलपुर के बाजारों से आने वाले इस तरह की तस्वीरों पर रोक लगाए जाने की, जिससे कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके।
दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में मौजूदा हालात को लेकर एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने अपने इस हमले में नीतीश सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी तंज कसा है। जी हां, दरअसल बिहार में ब्लैक फंगस की बढ़ती महामारी और दवा की किल्लत को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को बिहार के लिए थोपा गया फंगस करार दिया गया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीतीश सरकार नवंबर माह में चुनाव आयोग द्वारा बिहार पर थोपा गया फंगस है। जनता का निर्णय बदलकर चुनाव आयोग को अपना नतीजा सुनना बिहार को महंगा पड़ रहा है। जी अधिकारियों के भेष में चुनाव आयोग में घुसपैठ करके सिस्टम में बैठे भाजपाई कठपुतलियों को उसका इनाम भी मिला। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले में दारोगा को रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। एसपी ने खुद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर दारोगा ने पकड़ी गई एक बाइक को छोड़ने के लिए 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी। रिश्वत लेते हुए दारोगा की तस्वीर मोबाइल में कैद कर ली गई। सबूत और जांच के आधार पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। घटना समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल के अंतर्गत रोसड़ा थाना की है। आरोपी एसआई शिव नारायण सिंह है। जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर शिव नारायण सिंह द्वारा पकड़े गए बाइक को छुड़ाने के लिए 25,000 रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें काफी मान मनोबल के बाद सौदा 10,000 रुपए में तय हुआ। दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए हैं। यह न केवल देश की राजनीति में उथल पुथल लाने वाली घटना है, बल्कि कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका भी है। यह राजनीतिक जानकारों की माने तो जितिन को भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जितिन प्रसाद एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के बीकॉम फिर एमबीए की पढ़ाई करने वाले जितिन प्रसाद के राजनीति सफर की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी बनाए गए थे। इसके बाद वे आगामी लोकसभा चुनाव 2004 में अपने गृह जनपद शाहजहांपुर से पहली बार सांसद चुने गए। जितिन प्रसाद की बेदाग छवि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबदबा के चलते साल 2008 में उनको मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया। जितिन प्रसाद की जीत का सिलसिला जारी रहा। अगले साल हुए आम चुनाव 2009 में वे धौरहरा सीट से चुनाव लड़े। एक बार फिर लोकसभा सांसद चुने गए। इनाम के तौर पर कांग्रेस ने उनको एक बार फिर से केंद्र में मंत्री पद से नवाजा। वे 2009 से 2011 तक सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने रहे। इसके साथ ही 2011 से 2012 में उनको पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई। यही नहीं, 2012 से 2014 में वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। जितिन प्रसाद कांग्रेस के उन नेताओं में से एक हैं जिनको कांग्रेस आला कमान राहुल प्रियंका का बेहद करीबी माना जाता है। दोस्तों, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को प्राइमरी शिक्षक पढ़ाएंगे। खबर के अनुसार सप्ताह में 2 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राइमरी शिक्षक को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र के नजदीक विद्यालय के एक शिक्षक को आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चों को पढ़ाना होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के सहयोग लेने को कहा है। यह साथ ही साथ इस संदर्भ में 15 दिनों के अंदर जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चों को बेहतर शिक्षा देने तथा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करने को लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने यह बड़ा कदम उठाया है। इससे आंगनबाड़ी में नामांकित बच्चों को फायदा होगा और उन्हें पढ़ाई को लेकर जागरूक किया जाएगा। दोस्तों, भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व राज्य मंत्री शिव शंकर सिंह पटेल ने भाजपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समक्ष शिव शंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। दोस्तों, बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम ने यह कहकर हड़कंप मचा दिया है कि बिहार के अलग अलग जिलों में महादलित समुदाय की लड़कियों को कथित तौर पर अगवा करके जबरन धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करवाया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में चिंता जाहिर करते हुए जिले के आला अफसरों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम ने मंगलवार को बताया है कि इस संबंध में उन्होंने गोपालगंज और जमुई के डीएम और एसपी को हाल ही में पत्र लिखा है। इसमें
उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। जी हां, उन्होंने कहा है कि इसी तरीके का एक अन्य मामला मुजफ्फरपुर जिले में भी प्रकाश में आया है। मंत्री ने कहा है कि जमुई के डीएम और एसपी को बीते 4 जून को इस संबंध में पत्र लिखा गया। उन्होंने कहा है कि हाल ही में बिहार में महादलित समाज के एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने और फिर आरोपियों द्वारा पीड़िता के पिता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। दोस्तों, एलोपैथी के खिलाफ बोलने और फिर डॉक्टरों का मजाक उड़ाने से संबंधित वीडियो वायरल करने के आरोप में बाबा रामदेव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पटना में केस दर्ज करवाया है। केस बिहार शाखा के मानद राज्य सचिव डॉक्टर सुनील कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है। यह दर्ज एफआईआर में डॉक्टर सुनील का आरोप है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और पद्धति के प्रति आम लोगों के मन में भ्रम पैदा किया, यह उसके प्रति अविश्वास बढ़ाया, जिससे डॉक्टरों की भावनाएं आहत हुई है। यह आरोप है कि बाबा रामदेव के कारण काफी संख्या में लोगों की कोरोना से जान चली गई। साथ ही कोरोना टीकाकरण अभियान पर भी इसका असर पड़ा। एफआईआर में आरोप है कि आयुष मंत्रालय ने रामदेव को कोरोनिल दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा था। इसके बावजूद रामदेव ने कोरोनिल का प्रचार प्रसार किया। यह अब भी वह उसकी बिक्री कर रहे हैं। जब पूरा बिहार और देश कोरोना की लहर से जूझ रहा था, तब बाबा रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, ऑक्सीजन थेरेपी, सरकार द्वारा स्वीकृत दवाओं को लेकर जानबूझकर गलत बातें कही। उन्होंने कोविड मरीज को इन सभी तरीकों से इलाज ना करवाने की सलाह दी। दोस्तों, आज के समय में आधार कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया है। जी हां, अब आप लगभग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आधार कार्ड के नहीं उठा सकते हैं। जी हां, अब ग्राहकों की सुविधा के लिए यूआईडीआई ने एम आधार ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसकी जानकारी यूआईडीआई ने ट्विटर पर दी है। इस ऐप को आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और आधार कार्ड से जुड़ी 35 सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि खाद्य तेल के दाम ने भी आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। यह पिछले 1 साल के दौरान सरसों तेल का भाव करीब दोगुनी हो चुका है। इसे लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरसों का तेल थोड़ा महंगा हुआ है क्योंकि इसमें सरकार ने मिलावटी को बंद कर दिया है। यह कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। हालांकि उन्होंने कहा है कि यह भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होने वाला है। सरसों के तेल में मिलावट पर अब लगाम लगने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बढ़ते सरसों के तेल को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अब तेल में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, इसलिए दाम बढ़ाए गए हैं। बीजेपी का मानना है कि इसका फायदा तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होगा। सरसों के तेल में मिलावट के कारण लोगों का स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ जाता है। ऐसे में अब केंद्र ने दावा किया है कि वे इसे पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। अब सरसों के तेल में किसी तरीके की मिलावट नहीं हो सकेगी। इसका सीधा फायदा तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होगा। इस साल जिस सरसों तेल का भाव 170 से 180 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, वही सरसों तेल पिछले साल मई के दौरान 100 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से था। दोस्तों, बिहार में फलों सब्जियों के बढ़ते भाव के रेस में प्याज भी कहां पीछे रहने वाला था। कई सरकारों की कुर्सी छीनने वाला प्याज का भाव बेलगाम था। आम लोगों को खूब रुलाने के बाद अब बारिश ने प्याज की कीमतों पर ब्रेक लगा दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच अचानक प्याज की कीमत में वृद्धि थम गई है। बाजार में पर्याप्त आमद रहने से थोक मूल्य प्रति किलो घटकर 20 रुपए पर आ गया है। खुदरा बाजार में इसकी कीमत 25 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। थोक मंडी विक्रेता का कहना है कि अभी प्याज की कीमतों में और राहत मिलने की उम्मीद है। एक सप्ताह पहले प्याज का थोक मूल्य 22 रुपए प्रति किलो पहुंच गया था। खुदरा में भी मनमानी शुरू हो गई थी और भाव 35 रुपए तक वसूला गया था। अब थोक मंडी में भाव 22 से घटकर 20 रुपए किलो पर आ गया है। खुदरा भाव भी मंडियों में 25 रुपए किलो हो गया है, लेकिन कई विक्रेता अभी भी प्याज 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, जो कि गैर जरूरी है। दोस्तों, अनलॉक होते ही फिर से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। इससे दिल्ली, मुंबई, पंजाब की ओर जाने वाली ट्रेनों में मजदूरों की भीड़ उमड़ने लगी है, लेकिन कंफर्म टिकट नहीं होने के कारण इन मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि कोरोना काल में कोरोना कहर के बाद फैक्ट्री बंद होने एवं प्रदेशों में व्यवसाय प्रभावित होने से मजदूर अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन अब अनलॉक होने की सूचना के बाद लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ स्टेशन पर उमड़ने लगी है। कोरोना काल में पेट की मजबूरी मजदूर यात्रियों को पलायन के लिए मजबूर कर रही है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में मजदूर यात्री पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश का रुख करने लगे हैं। मजदूर यात्रियों की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में
सीट के लिए मारामारी शुरू हो गई है। यह समस्तीपुर मंडल के मिथिलांचल कोसी क्षेत्र हो या पूरे उत्तर बिहार, हर जगहों से मजदूरों का पलायन होने लगा है। यह ट्रेन के अलावा बसों से भी मजदूर यात्री दूसरे प्रदेशों को जा रहे हैं। यह मजदूर यात्रियों का कहना है कि अगर कमाने के लिए दूसरे राज्य नहीं जाएंगे तो यहाँ खाएंगे क्या। मंगलवार को वैशाली स्पेशल ट्रेन से दिल्ली जा रही कुछ मजदूरों का कहना है कि धान रोपने के लिए लुधियाना जा रहे हैं, वहां ठीक ठाक कमाई के साथ बचत भी कर लेंगे। यहाँ घर पर रहने के बाद रोजगार नहीं मिलने के कारण खाने की बनाई है। यह वही एक और मजदूर ने बताया है कि महाराष्ट्र की कंपनी से फोन आया था, पेट की आग शांत करने के लिए फिर से जाना मजबूरी है, टिकट का पैसा खाते में भेज दिया गया है, अब मजबूरी में दूसरे राज्य जाना पड़ा। दोस्तों, बिहार में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आज से थोड़ी राहत मिल सकती है। जहां बिहार के मौसम में बदलाव होने की उम्मीद है। जहां कल के तापमान में वृद्धि नहीं हुई है और आज से इसमें गिरावट होने की उम्मीद है। जहां कल से बिहार के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। जहां पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून के समय से पहले पहुंचने की उम्मीद बन रही है। यह मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार में निर्धारित समय से 2 दिन पहले मानसून आने की उम्मीद है। बिहार में सामान्य 15 जून को मानसून की बारिश होती है। यह इस साल 13 या फिर 14 जून को बारिश शुरू हो सकती है। यह पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि अभी मानसून की बारिश सिक्किम में शुरू हो गई है, इसके धीरे धीरे आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहां पर पिछले 3 दिनों से मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। यह अगले 4 दिनों में मानसून की बारिश बंगाल और ओडिशा को कवर करेगी। यह उसके बाद बिहार में मानसून की बारिश शुरू होगी। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम मंगलवार को स्थिर रहने के बाद आज फिर से पेट्रोल नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यह देश के 4 महानगरों में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 27 पैसे तक महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार बिहार में पेट्रोल के रेट 25 पैसे बढ़कर 100 रुपए के करीब पहुंच गया है। मात्र कुछ पैसे बाकी है। यह 99 रुपए कुछ पैसे हो गया है। यह बीते 4 मई से अब तक 21 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि शेष बचे 16 दिन कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान बिहार में पेट्रोल 5 रुपए 16 पैसे तथा डीजल 5 रुपए 74 पैसा महंगा हो चुका है। जी हां, मुंबई में पेट्रोल 24 पैसे महंगा होकर 101 रुपए 76 पैसा बिक रहा है। चेन्नई में 23 पैसा महंगा होकर 96 रुपए 94 पैसे और कोलकाता में 24 पैसे महंगा होकर 95 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी के बीच महंगाई में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इसकी एक मुख्य वजह पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही भारी वृद्धि है, जिसका असर जरूरत की दूसरी चीजों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस दौरान अब उन ज्यादातर नेताओं और लोकप्रिय चेहरों पर चुप्पी देखी जा सकती है, जो कुछ साल पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर केंद्र की यूपीए सरकार पर जबरदस्त निशाना साध रहे थे। इनमें भाजपा नेताओं के साथ साथ एक चर्चित नाम पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक बाबा रामदेव का भी है, जो कि 2014 से पहले तक तो पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब इस बारे में बोलने से भी वे बच रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामदेव पर तंज कसा है और उन्हें ढोंगी तक करार दे दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह 2011 के बताया जा रहा है। इस वीडियो में बाबा रामदेव को पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त वृद्धि के लिए प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। इस दौरान उन्होंने पंजाब के जालंधर में पगड़ी पहनकर साइकिल चलाई थी और यूपीए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस वीडियो को ट्विटर पर अभिनव पांडे नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि 5 नवंबर 2011 की तारीख थी, पेट्रोल का दाम 68 रुपए, तब रामदेव जालंधर में साइकिल पर विरोध का अनुलोम विलोम कर रहे थे। आज 100 रुपए पार तो सन्नाटे की सांसें खींच रहे हैं। ऐसे भी क्या मजबूरी है। इसी वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ढोंगी रामदेव को पहचानने में लोगों को बहुत देर लगी, यह शुरू से ही भाजपा का एजेंट बना हुआ था। उन्होंने आगे लिखा है कि यह भी जानना आवश्यक है, जरूरी है कि जिस कांग्रेस को यह कोस रहा है, उसी ने इसे 2 फूड पार्क के लिए 150 करोड़ का अनुदान दिया था। एक हरिद्वार में, एक रांची में। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने हाल ही में दलित मुस्लिम विवाद का खुले तौर पर जिक्र किया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था। ऐसे में अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बीजेपी कोटे के मंत्री जनक राम के एक लेटर ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। जनक राम ने भी 2 जिलों के डीएम को पत्र लिखकर एक बच्ची का धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है। इधर एनडीए के सहयोगी पार्टी नेता जीतन राम मांझी ने इशारों बीजेपी पर 2 धर्मों के बीच बेवजह विवाद
विवाद खड़ा करने का आरोप लगाकर सियासी गलियारों में कयासों का बाजार को गर्म कर दिया है। दरअसल बिहार सरकार में खान भूतत्व मंत्री जनक राम ने गोपालगंज और जमुई जिले के डीएम को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके के एक विशेष समाज की लड़की का अपहरण करके उसका धर्म परिवर्तन लोगों द्वारा किया गया है। इस पत्र के सामने आते ही बिहार में सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि ठीक इस चिट्ठी से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी अल्पसंख्यक समाज पर एक विशेष जाति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वही मंत्री जनक राम कहते हैं कि पीड़ित परिवार ने मुझसे संपर्क किया था, मैंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा, एसपी ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने कहा है कि कई दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ जिलों में इस तरीके की घटना हुई है। हम सरकार के अंग हैं, ऐसे में आवाज उठाना हमारा अधिकार है। मंत्री ने आगे कहा है कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो फिर मजबूरी में मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। यह सिर्फ एक जिले की घटना नहीं है, कई जिलों से इस तरीके की शिकायतें आ रही है। हमारी सरकार में किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के विधायकों को चुनाव में वोट सारी जातियों का चाहिए, लेकिन अपने क्षेत्र में पदाधिकारी अपनी ही जाति की चाहिए। यह जून का महीना चल रहा है और इस महीने में बिहार में बीडीओ से लेकर दूसरे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। यह बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की पोस्टिंग ग्रामीण विकास विभाग करता है। और बिहार के विधायकों ने बीडीओ की पोस्टिंग को लेकर जो फरमाइश की है उससे विभाग सांसद में है। विधायकों को अपने क्षेत्र में अपनी ही जाति का बीडीओ चाहिए। सरकार परेशान है कि उनकी डिमांड को कैसे पूरा करें। दरअसल बिहार सरकार ने नियम बना रखा है कि विभागों में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जून के महीने में ही होगा। दूसरे महीने में किसी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सीएम से मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसे में बिहार का ग्रामीण विकास विभाग बड़े पैमाने पर वीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी में लगा है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में एक परंपरा बन गई है कि वीडियो सीईओ की पोस्टिंग में विधायकों की अनुशंसा मान ली जाए, खासकर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बात मानी जाए। लिहाजा वीडियो के ट्रांसफर से पहले बकायदा विधायकों से अपने क्षेत्र के प्रखंडों में पोस्टिंग के लिए वीडियो के नाम की अनुशंसा की मांग की जाती है। इस बार विधायकों ने जो अनुशंसा दी है उससे ग्रामीण विकास विभाग परेशान हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि विधायकों की फरमाइश ही ऐसी आई है कि पोस्टिंग करने में पसीने छूट जाएंगे। ऐसे विधायकों की तादाद अच्छी खासी है जिन्होंने अपनी जाति के ही अधिकारी की पोस्टिंग की मांग की है। एक एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में 3-3 प्रखंड तक हैं। हद देखे कि विधायक जी को तीनों प्रखंडों में अपनी ही जाति का वीडियो चाहिए। दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक तरफ जहां ट्विटर के जरिए नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं तेज प्रताप यादव लगातार जमीन पर उतरकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हुए हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार से दूर रहे तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला तो खूब बोला, लेकिन वे बिहार की सर जमीन पर उतरकर लोगों की मदद को सामने नहीं आए। इससे उलट उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज मुजफ्फरपुर और दरभंगा के दौरे पर हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचकर उन्होंने एसकेएमसीएच का जायजा लिया। एसकेएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जानने के बाद तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रखने का सारा दावा झूठा है और नीतीश सरकार को अपने झूठ के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने एसकेएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात करके हाल चाल भी जाना। थोड़ी देर तक यहां रहने के बाद तेज प्रताप यादव तो वहां से रवाना हो गए। दोस्तों, भागलपुर में 9 से 15 जून तक धारा 144 लागू रहने का निर्देश दिया गया है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश में कहा है कि 8 जून को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लागू प्रतिबंधों को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन शर्तों में कुछ संशोधित किए गए हैं। अब सभी सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे, तो दुकानों को खोलने की अवधि सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक कर दी गई है। हालांकि दुकानें एक दिन के बाद खुलेगी। दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों से समय समय पर हिंदू खतरे में है कि सियासी राग सुनाई देती है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक शिव रतन शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली सरगुजा में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने की तैयारी की गई, तो वहीं बस्तर संभाग में बड़ी संख्या में आदिवासियों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद मानो सूबे में सियासी तूफान आ गया। यह पहले कांग्रेस के
के प्रवक्ता ने इस बयान को बीजेपी का विलाप बताते हुए कहा है कि जब बीजेपी का जनाधार खतरे में पड़ता है तब बीजेपी ऐसा महसूस करते हैं कि हिंदू खतरे में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैला रहे हैं और देश के शांत फिजा में जहर घोलने का काम करती है। यह देश में गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहती है। हिंदू खतरे में है कि बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकान ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी को पहले बिहार में हिंदू खतरे में लगा और फिर बंगाल में और अब छत्तीसगढ़ में। साथ ही कहा है कि बीजेपी का काम यही है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान अब तक 500 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं और अधिकारियों के लिए खेत से लेकर सीमा तक बखूबी लड़ने में माहिर अन्नदाताओं को कोई डरा नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और लिखा है कि खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। यह कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार से राजहट छोड़कर किसानों की मांग मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे किसानों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान को भीख नहीं, न्याय चाहिए। किसानों को अहंकार नहीं, अधिकार चाहिए। घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहट छोड़िए। तीनों काले कानून खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज कोलकाता में सचिवालय में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। जी राकेश टिकैत ने इस दौरान किसानों का मुद्दा उठाया। आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में सभाएं भी की थी। राकेश टिकैत की मुलाकात से पहले बीकेओ के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा है कि हम चुनावी जीत के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद देने के लिए साथ किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित एमएसपी दिलाने के कदम के लिए उनका समर्थन चाहते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा है कि वे ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में फलों, सब्जियों और दूध उत्पादकों के लिए एमएसपी तय करने की मांग करना चाहते हैं, क्योंकि यह बाकी जगहों पर एक मॉडल की तरह काम करेगा। राकेश टिकैत 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।